गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे, कल जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा कि जननांकी विस्तार क्या था। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के पूर्व की, कि स्वतंत्रता से पहले हमारे देश की कृषि कैसी थी, उद्योग कैसा था, जीवन स्तर कैसा था और हमारी जनसंख्या जो जननांकी विस्तार था उसकी क्या कंडीशन थी। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज हम बात करेंगे जननांकी की। किसकी बात कर रहे हैं? जननांकीय। ये होता है जननांकीय। जननांकीय व्यवस्था क्या थी या परिस्थिति क्या थी, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब बात कर रहे हैं शिक्षा कैसी थी, जनगणना, जनसंख्या कितनी थी, जीवन स्तर कैसा था, लोगों का जीवन प्रत्याशा कितनी थी, उसकी बात करेंगे। तो ब्रिटिश शासन काल के समय की बात करें, ब्रिटिश शासन काल में सबसे पहले जो जनगणना हुई वो कब हुई थी? 1881। सबसे पहले जनगणना कब हुई थी बेटा? 1881 में। परंतु बेटा जो इसका सोपान उसने क्या किया था बेटा कि उसके बाद हर 10-10 साल में क्या हुई, जनगणना होती रही। परंतु 1921 तक को प्रथम सोपान में शामिल किया गया। जो 1921 तक की जो कंडीशन थी उसे किसे माना गया? प्रथम सोपान। और उसके बाद की जो कंडीशन थी उसे क्या माना गया? द्वितीय सोपान। बाद में क्या किया गया बेटा? उसे द्वितीय सोपान माना गया कि, और इस टाइम की जो कंडीशन थी, किसकी बात कर रहा है ये? स्वतंत्रता के पूर्व की। उस टाइम साक्षरता दर कितनी थी वो देखो, 10% थी। लोगों को पढ़ाया ही नहीं जाता था उस टाइम, और जिसमें महिलाओं की जो थी
60% ही थी। ये जो 10% थी और वो इसकी भी क्या थी, 7% ही थी। तो मतलब अगर हम कुल मिला के बात करें तो साक्षरता की जो कंडीशन थी वो भी बहुत ज्यादा क्या थी, वीक थी। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की जनगणना जो स्टार्ट हुई थी वो 1881 से स्टार्ट हुई थी, परंतु जो 1921 तक की उसके बाद हर 10-10 साल में जनगणना होती है, अभी भी वैसा ही चल रहा है, हर 10 साल में जनगणना होती है। पहले 2011 में हुई थी, अब 2021 में होगी कि भाई कितनी जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या कितनी है। अभी अपन क्या बोलते हैं 121 CR, और राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 6,85,48,437। पर ये कब का कैलकुलेशन है, ये 2011 का कैलकुलेशन है, अभी 10 साल और होने वाले हैं। तो अब तो जनसंख्या बढ़ी है, तो अब जो कैलकुलेशन होगा वो दूसरा होगा। राजस्थान की जनसंख्या भी बढ़ चुकी है और कभी भी कम नहीं होती है बेटा, और भारत की जनसंख्या भी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। पर जब हम स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो उस टाइम जनसंख्या भी कम थी, इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं थी। और अपन जो बात करें उसका कैलकुलेशन की बात करें तो 1921 से क्या माना गया था, द्वितीय सोपान को माना गया था कि 1921 तक का जो था उसमें तो बहुत ही हालत दयनीय थी। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता भी सिर्फ 10% थी, मतलब लोग कितने परसेंट एजुकेटेड थे, 10%। 90% लोगों के पास एजुकेशन नहीं था, सब अंगूठा छापते। और उसमें महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वो तो और भी बिल्कुल ही कम थी, मतलब ना के बराबर ही थी, क्योंकि 7% उसका कुछ भी नहीं होता है कि महिलाओं तो मान लीजिए कोई बहुत कम महिलाएं क्या है, शिक्षित हैं, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि मृत्यु दर किसकी, बच्चों की जो बाल मृत्यु दर थी वो कितनी थी, कि सकल मृत्यु दर बहुत ही ऊंची थी। ग्रॉस अपन बात करें मृत्यु दर की तो मृत्यु दर कितनी थी, बहुत कम थी। अधिक थी, बहुत लोग मरते थे बेटा उस टाइम, इसलिए तो जनसंख्या कम थी। कि आज अगर अपन बात करें कि हमारे देश की शिशु मृत्यु दर आज कितनी है, 63 है प्रति 1000। आज शिशु मृत्यु दर 63 प्रति 1000 है। उस समय शिशु मृत्यु दर कितनी थी, कितनी थी 218, कितने प्रति 1000, कितनी थी 218। आज जो जीवन प्रत्याशा बेटा 63 इयर्स है, वो उस टाइम 35 ही थी। अभी क्या है वो समझिए, 35 नहीं थी, 32 ही थी बेटा, 35 तो बाद में हुई, 32 ही थी। ठीक है, तो जननांग की परिस्थिति की बात करें तो ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम जो जनसंख्या की गणना की गई, जनगणना की गई वो 1881 में की गई। 1921 तक यही चलता रहा, हर 10 साल में जनगणना होती थी। और इसको किसमें माना, फर्स्ट चरण में माना कि फर्स्ट पार्ट जो था उसकी कंडीशंस क्या थी, और सेकंड पार्ट उसके बाद हर 10 साल में, उसके बाद तो हम इंडिपेंडेंट भी हो गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जनगणना कब की गई थी, 1881 में। उसके बाद की हम बात करें कि उस टाइम की जो कंडीशन थी, जनसंख्या कम थी क्योंकि मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, जितने जन्म लेते थे और मरते भी बहुत ज्यादा थे। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता ओनली 10% थी, एजुकेशन कितना था, ओनली ऑन 10%। और जिसमें हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स तो बेटा और भी कम थी, कितनी थी, 7%। याद हो रहा है, एजुकेशन कितना था, 10% और फीमेल्स थी 7%, मतलब 0 के बराबर ही थी। उसके बाद हम बात करें कि शिशु मृत्यु दर की कितने बच्चे मरते थे, तो 1000 बच्चों पे आज जहां 63 बच्चों की मृत्यु होती है, 63 चिल्ड्रंस की, और उस टाइम कंडीशन थी 281 चिल्ड्रंस की। अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 218 बच्चे तो मर जाते थे, एक एवरेज की बात की जाती है बेटा। और जीवन प्रत्याशा की बात अगर करें कि मतलब एक एवरेज एक व्यक्ति कितने साल जीता है, तो आज की जो जीवन प्रत्याशा है वो 63 ईयर्स है, उस टाइम क्या थी, ओनली 32 ईयर्स। क्योंकि उस टाइम लोग ज्यादा जीते भी नहीं थे। ये मत सोचना कि उस टाइम तो मैडम बहुत बूढ़े बूढ़े लोग होते थे
और वो बहुत जीते थे। बेटा कुछ ही जीते थे और कुछ लोग बहुत जल्दी मर जाते थे। उसका रीजन था क्योंकि वहां पे सोर्सेस बहुत कम थे, कोई इलाज नहीं था। छोटी छोटी हेजा अगर आ गया, पहले गांव में हेजे आते थे, हेजा आ गया तो हेजा पूरा के पूरा गांव को लेके चला जाता था। गांव को लेके चला गया मतलब पूरा का पूरा गांव एक साथ मर जाता था उसमें, क्योंकि वो बीमारी फैलती है। अभी ये कोरोना चल रहा है तो कोरोना का बेटा हमारे पास इलाज है, जितने मर नहीं रहे लोग ठीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उस चीज का हमारे पास तोड़ है। पर यही चीज अगर उस टाइम की बात करें तो वहां पे ऐसी बीमारी आ जाए तो पूरे पूरे देश में कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग एक साथ मर जाते थे। हेजा आया था एक बार तो उसमें मतलब पूरा का पूरे गांव के गांव साफ हो गए थे। उस टाइम बेटा कोई भी मेडिसिन ही नहीं थी, और मेडिसिन अगर थी तो वो बहुत कई बड़ी बड़ी सिटियों में मिलती थी, गाँव में तो उसका कोई डेवलप मतलब लोगों के पास वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती थी। तो जो जननांग की परिस्थिति थी वो भी स्वतंत्रता के पूर्व बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि कोई सोर्सेस नहीं थे, लोग उसे किसी भी कंडीशन में बचा नहीं पाते थे। अगर कोई बीमारी लग गई, या बच्चे थे, बच्चे ज्यादा क्यों मरते थे? आज तो बेटा बच्चा होने वाला रहता है तब से उसकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। महिलाओं का ब्लड चेक किया जाता है कि खून की कमी तो नहीं है, या फिर कोई उसे और किसी विटामिन की कमी है, तो वो सारे उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे उसे अवेलेबल कराए जाते हैं। पर बेटा पहले तो चेकअप वगैरह कुछ नहीं होता था, कि महिलाएं थी वो बच्चे जन्मती थी, बीमारी हो जाती थी, कोई को मलेरिया हो गया, कुछ किसी को कुछ और हो गया, नमूनिया हो गया। नमूनिया में बहुत बच्चे मरते थे क्योंकि उसकी कोई इलाज ही नहीं था। तो जहां पे इलाज होगा कब बेटा? जब कंट्री क्या होगी, जो देश है उसके लिए क्या होगा कि उसके पास सोर्सेस अवेलेबल होंगे। पर हमारे पास सोर्सेस आएंगे कहाँ से? सोर्सेस तो ले जाते थे अंग्रेज ले गए, तो हमारे पास कोई सोर्सेस नहीं रहते थे। तो उस कंडीशन में उद्योगों की, कृषि के साथ साथ जो हमारी जननांग की स्थिति थी, कि मतलब जो जनसंख्या की जो कंडीशन थी, जो यहाँ के लोगों की जो सिचुएशन थी, वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। बेरोजगारी तो अलग की अलग बात है, लोग जीने के लिए दिक्कत हो जाती थी। अब हम बात करें आज की जीवन प्रत्याशा 63 ईयर बताते हैं, उस टाइम 32 थी। मतलब कुछ लोग तो जीते थे बेटा, जैसे अपन बात करते हैं मैडम उस टाइम तो 100 साल लोग जीते थे। तो बेटा वो जो निरोगे रहते थे, जिसमें कोई बीमारी नहीं लगती थी वो, और अगर किसी को गलती से कोई बीमारी लग गई तो वो फिर गया, क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं थी। मतलब साइंस जो था, साइंस ने इतनी प्रगति नहीं की थी जितनी आज कर ली है। अब कोरोना से स्टार्टिंग में कितने लोग मरे और जल्दी से उसको कवर किया, और उसकी मेडिसिन मतलब जो भी उसके उपचार के लिए जो जो किया जा सकता था वो हमने सारे तरीके अपनाए। तो हमारे यहाँ के काफी लोग, इम्यूनिटी पावर बढ़ी है, तो उससे क्या होगा कि उससे काफी लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इतना टेंशन नहीं है। पर पहले अगर ऐसी बीमारी आ जाती थी तो फिर पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा गांव में कई, पूरे देश के अंदर कई गांव के गांव एक साथ खत्म हो जाते थे। ठीक है, तो जननांग की स्थिति की बात करें तो वो भी हमारी बहुत वीक थी। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि व्यवसायिक संरचना कैसी थी। व्यवसायिक संरचना कैसी थी, कि जो औपनिवेशिक काल था उसमें हमारी व्यवसायिक संरचना कैसी थी उसकी बात करते हैं। चलिए, जननांग की स्थिति समझ आ गई बेटा? चलिए, अब हम बात करते हैं कि व्यवसायिक संरचना कैसी थी। व्यवसायिक संरचना कैसी थी? व्यवसायिक संरचना कैसी थी? तो देखिए बेटा, व्यवसायिक संरचना की अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक काल में क्या था? कार्यशील श्रमिक जो थे, कार्यशील श्रमिक मतलब जो लोग काम करते थे, उनका जो अनुपातिक स्तर था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। तो चलिए लिखते हैं कि औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक काल की बात कर रहे हैं, मतलब जब स्वतंत्रता के पूर्व की, विभिन्न क्षेत्रों में लगे।
कार्यशील श्रमिक का मतलब होता है बेटा जो काम कर रहे हैं। कार्यशील श्रमिक जो थे उसके अनुपातिक परिवर्तन, कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। अपन अनुपातिक की बात करें तो कोई खास परिवर्तन नहीं आया था। जो कृषि था बेटा, ये अपन ने पहले भी बात की थी कि जो कृषि था, कृषि थी, कृषि में सर्वाधिक 70 से 75% लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। जनसंख्या लगी हुई थी या फिर लोग वहां पे क्या कर रहे थे, काम। कितने, 70 से 75% जनसंख्या कार्यरत थी। 70 से 75% जनसंख्या क्या थी, कार्यरत थी। निर्माण और सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र, ये तो बेटा अपन ने बात की किसकी, कृषि की। तो कृषि में कितने परसेंट जनसंख्या लगी थी, कितनी, 70 से 75% जनसंख्या तो कृषि में लगी थी। उसके बाद निर्माण, विनिर्माण क्षेत्र जो होते थे ना, जो औद्योगिक क्षेत्र थे, उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या लगी थी, 10 और 15 से 20%। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, क्रमशः कितनी, 10% व 15 से 20% कार्यरत थी। बेटा आज की बात करें तो भी हमारे देश में 48% जनसंख्या आज भी कृषि कार्य में लगी हुई है, पर निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र का थोड़ा सा स्तर बढ़ गया है। पर अपन बात करें पहले की, तो जो 70 से 75% जनसंख्या थी वो किस में काम करती थी, कृषि में। और निर्माण और सेवा क्षेत्र में, तो विनिर्माण क्षेत्र में बात करें तो 10% और सेवा क्षेत्र में बात करें तो 15 से 20% लोग उस टाइम क्या थे, कार्यरत थे। और कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम, जो कृषि क्षेत्र थे, कृषि क्षेत्र पे क्या थे, लोग बहुत ज्यादा निर्भर थे। पर आज की बात करें तो कृषि क्षेत्र की निर्भरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। फिर भी हम बात करें तो 48% जनसंख्या आज भी कृषि क्षेत्र में ही, 40 से 50 के बीच में जनसंख्या है, वो आज भी कृषि क्षेत्र में ही काम कर रही है। तो हम व्यवसायिक संरचना की बात करें तो पहले भी कृषि पर ही ज्यादा निर्भरता थी और आज भी कृषि पर ज्यादा निर्भरता है, पर थोड़ा सा चेंज हुआ है कि उस टाइम विनिर्माण निर्माण में बिल्कुल ही कम था और अभी थोड़ा थोड़ा उसका लेवल बढ़ने लगा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा व्यवसायिक संरचना। उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे देश की आर्थिक संरचना कैसी थी। देखिए अभी हमने जननांग की स्थिति पढ़ा था, वो समझ आया कि नहीं आया, और इसको एक बार रिव्यू करते हैं अपन। जननांग की स्थिति में हमने क्या पढ़ा था, 1881 में सबसे पहले जनसंख्या काउंटिंग हुई, 1881 में, और उसके बाद 1921 में इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हर 10 साल में क्या हुआ, जनसंख्या की काउंटिंग होती थी। और जो 1921 के बाद का जो टाइम है उसे सेकेंड पीरियड में काउंट करने लगे। और जो हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन ओनली 10% था, और जो अपन महिला फीमेल्स की एजुकेशन की बात करें तो ओनली ऑन 7%, वो जो कि किसके बराबर था, 0 के बराबर था। शिशु मृत्यु दर की बात करें, चिल्ड्रंस की जो डेथ रेट थी वो कितनी थी, 218 थी, कितनी थी पर 1000 पे। और जो अभी की बात करें तो वो कितनी है, 63 पर 1000 है। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करें कि जीवन प्रत्याशा लोगों का जो
जीवन की जो प्रत्याशा थी, मतलब कितने साल जीते थे, तो अपन एवरेज हम माने तो 62 ईयर्स है, 63 ईयर्स है एट 8%। और हम पास्ट की बात करें, उस टाइम की बात करें तो 32 ईयर्स ही थी। उसके बाद हमने व्यवसाय की बात करी तो कृषि में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, अभी भी ज्यादा कृषि पर ही निर्भर है, और थोड़े से निर्माण का भी ज्यादा हो गए। पहले हमारे 70 to 75% जो पॉपुलेशन थी वो डिपेंड किस पे थी, ओनली एग्रीकल्चर पे। और आज हम बात करें तो जो 40 to 50% जनसंख्या है वो आज भी इसी में है, पर निर्माण क्षेत्र में थोड़ा सा स्तर बढ़ गया है। बेटा आज की क्लास के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आर्थिक संरचना की, कि हमारी आर्थिक संरचना कैसी थी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।